वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्रैक्टिस सेशन गाइस। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक एक सब्जेक्ट करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये पहला लेक्चर मैं लेके आ रहा हूँ या पहली प्लेलिस्ट हम स्टार्ट करेंगे सिंक्रोनस मशीन की। सिंक्रोनस मशीन की आई थिंक 300 टू 400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। अगर आपका इसका पीडीएफ या जो प्रैक्टिस सेट है वो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा तो मैं आगे भी लेक्चर लेके आऊंगा इस तरह का। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस तरह का लेक्चर और चाहिए आप लोगों को या नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ सिंक्रोनस मोटर ऑपरेटिंग ऑन इनफाइनाइट बस बार। मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट बस बार किसे बोला जाता है। इनफाइनाइट बस बार उस बस बार को बोला जाता है जिसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। करेक्ट। तो कोई भी सिंक्रोनस मोटर है जो कि कनेक्टेड है इनफाइनाइट बस बार से और वो ऑपरेट कर रही है लैगिंग पावर फैक्टर पे विथ फिक्स्ड मैकेनिकल लोड। उस मोटर के अक्रॉस आपने जो मैकेनिकल लोड लगाया हुआ है वो फिक्स है। अब मैकेनिकल लोड फिक्स है, इसका मतलब क्या होता है? लोड फिक्स्ड है, इसका मतलब है जो एक्टिव पावर है आपका वो क्या होगा? कांस्टेंट। इतना हमें पता चल गया। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि अगर हम एक्साइटेशन को इंक्रीज करते हैं तो पावर फैक्टर, आर्मेचर करंट, रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर और पावर एंगल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ये सारी चीजें हमें बतानी है। तो बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला जा रहा है कि लोड हमारा फिक्स है, मैकेनिकल लोड फिक्स है। तो मैकेनिकल लोड अगर फिक्स है तो जो एक्टिव पावर मोटर ले रही है वो भी फिक्स होगा। तो P की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। अब हम जानते हैं P क्या होता है। P होता है EV अपॉन एक्स साइन डेल्टा। अब इस मोटर को हमने कहां पे कनेक्ट किया हुआ है? इनफाइनाइट बस बार पे। इनफाइनाइट बस बार की जो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज है वो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट। तो ये वोल्टेज हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो ऑलमोस्ट हम एक्स को भी कांस्टेंट ले लेते हैं और पावर हमारा P वैसे ही क्या है? कांस्टेंट। तो बचा क्या? E cos डेल्टा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब एक चीज मुझे बताइए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वी आर इंक्रीजिंग द एक्साइटेशन। अगर हम एक्साइटेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ बढ़ेगा। एक्साइटेशन अगर हम इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा ईएमएफ है वो बढ़ जाता है। यहां से मुझे बताइएगा, ईएमएफ बढ़ गया तो कॉस डेल्टा वाला जो टर्म है वो डिक्रीज हो जाना चाहिए, क्योंकि ई और कॉस डेल्टा का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? कांस्टेंट। सॉरी, साइन डेल्टा है, कॉस डेल्टा नहीं है, ये साइन डेल्टा है। ये है साइन डेल्टा। तो साइन डेल्टा का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या हो जाना चाहिए? कांस्टेंट। इसका मतलब डेल्टा डिक्रीज हो गया, लोड एंगल हमारा डिक्रीज हो गया। तो हमें डेल्टा भी पूछा जा रहा है। डेल्टा आई थिंक यस, पावर एंगल भी पूछा जा रहा है, मतलब डेल्टा डिक्रीज होगा। एक चीज हमने पता कर ली। चलिए, अब यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर दिया गया है तो मैंने क्या पढ़ाया है आपको? सिंक्रोनस मोटर के अक्रॉस जो रिएक्टिव पावर है उसका फॉर्मूला क्या होता है? Vt अपॉन एक्स, Vt माइनस ई ए कॉस डेल्टा। ये हमने पढ़ाया हुआ है आपको। तो अब एक चीज मुझे बताइएगा, अगर एक्साइटेशन आप बढ़ा रहे हो, क्वेश्चन में सीधे सीधे दिया गया है कि हम एक्साइटेशन को बढ़ा रहे हैं, तो अगर E की वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो Q की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और हम जानते हैं पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर फैक्टर एंगल, सॉरी, फाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स Q अपॉन P। यहां से आप देख सकते हो Q की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है। Q की वैल्यू अगर डिक्रीज हो गई तो पावर फैक्टर एंगल क्या हो जाएगा?
डिक्रीज हो जाएगा। और पावर फैक्टर एंगल डिक्रीज हो रहा है मतलब पावर फैक्टर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दो चीजें हमें पता चल गई, डेल्टा इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, और पावर फैक्टर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हमें रिएक्टिव पावर के बारे में भी पूछा जा रहा है Q, तो Q हमारा क्या है, डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टिव पावर हमारा डिक्रीज हो रहा है। करेक्ट, यहां तक हमें पता चल गया। और P भी पूछा जा रहा है, तो मैकेनिकल लोड कांस्टेंट है मतलब P कांस्टेंट होगा। तो 1 2 3 4 5 चीजें हमें पूछी जा रही हैं, 4 चीजें हमने निकाल ली हैं। एक और निकालना है आर्मेचर करंट की वैल्यू। आर्मेचर करंट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो देखिए, एक्टिव पावर का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वी आई कॉस फाइव। करेक्ट। अब इनफाइनाइट बस बार की वजह से जो V है वो तो कांस्टेंट है और P वैसे ही कांस्टेंट है मैकेनिकल लोड। तो हमें क्या मिल गया, I cos फाइव या IA cos फाइव आर्मेचर करंट, ये हो गया कांस्टेंट। अब एक चीज मुझे बताइए, पावर फैक्टर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, पावर फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो आर्मेचर करंट क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए टू मेक द प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो यहां से आर्मेचर करंट हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमें क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। अ सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर। सबसे पहली बात यहाँ पे गौर करने वाली है कि हमें अल्टरनेटर दिया गया है और अल्टरनेटर का जो डायग्राम है वो बनता है कुछ इस तरह से। ई ए सर्किट डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं, आर ए एक्सेस, और यहां पे आ जाता है टर्मिनल वोल्टेज वी टी। ये है आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये है सिंक्रोनस रेजिस्टेंस, और करंट आ रही है हमेशा ई ए से वी टी की तरफ क्योंकि ये जनरेटर है। तो अब यहां से मुझे ये बताइए कि ई ए और वी टी में से कौन लीड या लैग करेगा। तो अल्टरनेटर के केस में हमेशा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो लीड करता है, क्योंकि जब तक पावर जनरेट नहीं होगा तब तक टर्मिनल तक वोल्टेज पहुंचेगा कैसे। सो पहले ई ए आया और वी टी आया, और ई ए और वी टी के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, डेल्टा, लोड एंगल। चलिए, तो मान लेते हैं ई ए को हमने ले लिया रेफरेंस, और टर्मिनल वोल्टेज हमारा क्या कर रहा है, लैग कर रहा है विथ एंगल डेल्टा फॉर अल्टरनेटर। आगे क्या बोला जा रहा है, द करंट ऑन लोड ड्रॉज अ करंट एट लीडिंग पावर फैक्टर। तो जब भी लीडिंग पावर फैक्टर दिया गया हो आप सीधे लैगिंग निकाल लीजिए, वहां से आप सीधे उल्टा कर दीजिएगा क्योंकि लैगिंग आसान पड़ता है। अब हमें लैगिंग पावर फैक्टर पे दिया जा रहा है कि जो अल्टरनेटर है वो लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है। लैगिंग पावर फैक्टर थीटा, मतलब आर्मेचर करंट जो होगी वो टर्मिनल वोल्टेज से थीटा डिग्री लैग करेगी। तो ये आर्मेचर करंट हमने बना दिया जो कि वोल्टेज से थीटा डिग्री लैग कर रही है। और एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि जो फील्ड एमएमएफ है वो हमेशा लीड करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ से 90 डिग्री। तो फील्ड एमएमएफ हमेशा 90 डिग्री लीड करता है। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि इंटरनल पावर फैक्टर एंगल दिया गया है साई। इंटरनल पावर फैक्टर एंगल किसके किसके बीच का एंगल होता है, इंटरनल पावर फैक्टर हमेशा ई ए और आई ए के बीच का एंगल होता है जिसे हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ई ए और आई ए के बीच का एंगल है साई। आपसे पूछा क्या जा रहा है आगे, आपसे पूछा जा रहा है कि द इलेक्ट्रिकल एंगल बिटवीन फिक्स्ड एक्सिस, सॉरी फील्ड एक्सिस एंड आर्मेचर रिएक्शन एक्सिस। तो देखिए फील्ड एक्सिस तो हमें पता है एफ एफ। अब आर्मेचर करंट के फेज में ही क्या होता है, आर्मेचर एमएमएफ। तो अब आपसे सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस आर्मेचर एमएमएफ
और फील्ड एमएमएफ के बीच में कितना एंगल बनेगा? तो ये एंगल तो होगा 90, तो ये हो गया आपका साई प्लस 90, राइट। तो 90 प्लस साई, ये किसके लिए हमने निकाला है? लैगिंग के लिए। बट वही आप लीडिंग के लिए निकालते तो आपको क्या मिल जाता? 90 माइनस साई डायरेक्टली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 माइनस साई, क्योंकि देखिए यहाँ पे लीडिंग के लिए पूछा जा रहा है ना कि लैगिंग के लिए। अगर लैगिंग के लिए पूछा जाता तो 90 प्लस साई होता, करेक्ट। अब अगर यहां से एक और क्वेश्चन, यहां से कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप कर लोगे। अगर यहां से आपसे पूछ लिया जाए, मान लेते हैं कि EA और VT का एंगल बताइए, EA और VT के बीच का एंगल बताइए, तो आपको किसी भी फॉर्म में ऑप्शन दे सकता है। ऐसा नहीं है कि EA और VT के बीच में एंगल डेल्टा बन रहा है तो सीधे सीधे डेल्टा दे देगा। ये कुछ इस तरह से भी दे सकता है कि साई माइनस थीटा, तो ये पूरा का पूरा एंगल क्या है? साई। इसमें से हम थीटा माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? डेल्टा। तो ये और VT के बीच में साई माइनस थीटा भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो आप इस प्रोसेस को यूज करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन और भी आसान है, वन लाइनर है। क्या बोला जा रहा है कि इन राउंड रोटर अल्टरनेटर रिएक्टिव पावर इज मैक्सिमम एट अ लोड एंगल ऑफ। तो राउंड रोटर अल्टरनेटर के केस में जो रिएक्टिव पावर है वो आपका मैक्सिमम किस लोड एंगल पे मिलेगा? डेल्टा की वैल्यू यहां पे पूछी जा रही है। डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि अल्टरनेटर के केस में जो रिएक्टिव पावर है वो मैक्सिमम हो जाए। तो इस क्वेश्चन को आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको अल्टरनेटर का रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला ना पता हो। सो फॉर अल्टरनेटर, ये मैंने अपने थ्योरी क्लासेस में कराया हुआ है। अगर आप प्लेलिस्ट सिंक्रोनस मशीन की देखोगे तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है? VT टर्मिनल वोल्टेज अपॉन सिंक्रोनस रिएक्टेंस, यहाँ पे अल्टरनेटर दिया गया है। सो EA cos डेल्टा माइनस VT, राइट। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये जो Q है वो मैक्सिमम हो जाए। तो अगर हम cos डेल्टा को 1 कर दें तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। और cos डेल्टा इज इक्वल टू 1 का मतलब है डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 के लिए फॉर अल्टरनेटर रिएक्टिव पावर मैक्सिमम होगा। यहीं अगर मोटर के लिए पूछ लिया होता तो आप क्या करते? फॉर मोटर, मोटर के लिए जो रिएक्टिव पावर है वो हमें पता है क्या होता है? VT अपॉन एक्सएस VT माइनस EA cos डेल्टा, ये होता है मोटर के लिए रिएक्टिव पावर। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपको इस Q को मैक्सिमम करना है तो cos डेल्टा की वैल्यू हम रख दें अगर -1, तो ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, राइट। और Q हमारा हो जाएगा मैक्सिमम। सो cos डेल्टा इज इक्वल टू -1। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब क्वेश्चन आसान हो गया, ऐसे क्वेश्चन मिस मत करिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको क्या बोला जा रहा है कि इफ ऑल द डायमेंशन ऑफ all part of synchronous generator and number of turns of field and armature turns are doubled। क्या बोला जा रहा है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। अगर आपने सिंक्रोनस जनरेटर के हर पार्ट का डायमेंशन डबल कर दिया और नंबर ऑफ टर्न्स जितने भी हैं फील्ड वाइंडिंग में, आर्मेचर वाइंडिंग में, उसको भी आपने क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो जनरेटेड वोल्टेज दैट इज ई में क्या चेंजेस आएंगे? ई बढ़ जाएगा या ई घट जाएगा? चलिए देखते हैं।
सबसे पहले हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, करेक्ट। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब हम जानते हैं फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है। फ्लक्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया, सॉरी इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से फ्लक्स क्या आ जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया। तो फाई की वैल्यू को हम b इंटू ए से रिप्लेस कर सकते हैं इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी b, एरिया क्या होता है, एरिया होता है किसी भी चीज का दो डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन, राइट। या तो लेंथ ले लीजिए और विड्थ ले लीजिए, किसी भी दो डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन होता है, तभी एरिया का जो यूनिट है वो क्या आता है, मीटर स्क्वायर। तो मान लेते हैं हमने ले लिया d इंटू एल, एरिया इंटू एन। अब यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, तो b की वैल्यू आप कांस्टेंट ले लीजिए। सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी b तो कांस्टेंट हो गया ना, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दो डायमेंशन हमें मिल गए, एक D एक L इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसको रेशियो के फॉर्म में करते हैं। सो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू डायमेंशन, सभी डायमेंशन आपके डबल हो चुके हैं। तो पहले अगर D1 रहा होगा तो बाद में 2D1 हो गया, पहले अगर L1 रहा होगा तो 2L1 हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स भी हमने क्या कर दिए हैं, डबल कर दिए हैं। तो पहले नंबर ऑफ टर्न्स N1 रहा होगा, बाद में 2N1 हो गया। तो आप यहां से देखिए क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, D1 से D1 कैंसिल आउट हो गया, L1 से L1 और N1 से N1। सो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8, तो E2 इज इक्वल टू 8 E1। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है आपका क्या हो जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सारे एग्जाम्स के लिए। तो ये सीरीज मैं कंटिन्यू करूंगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये लेक्चर पसंद आया या नहीं। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर आप लोग यस बोलते हो तो और ज्यादा क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगा मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।